जो विश्वास करने वाला समझ नहीं पाता। यानी कि बिलीव्स एक टूल की तरह है। जो बिलीवर हैं वो उसको समझते नहीं, समझते वो हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं। इन बिलीव्स के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर हुए, नेशंस आपस में लड़े, एम्पायर्स बने, डिसमेंटल हुए, नेशंस बने। कि आज बांग्लादेश में जो हम देख रहे हैं वो केवल एक मिसमैनेजमेंट, करप्शन, ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। और अगर समय रहते बांग्लादेश ने इसको नहीं संभाला तो बांग्लादेश के सामने जो क्राइसिस है वो उस आइडेंटिटी का है जिस आधार पर बांग्लादेश बना था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों की शेयर्ड हिस्ट्री ही नहीं है, फ्यूचर भी शेयर्ड है। तो अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो इंडिया यह नहीं समझ सकता कि यार इनका मामला है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पर हर तरीके से फर्क पड़ेगा। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आते हैं, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में आपकी इकोनॉमी भी आती है, आपकी टेरिटोरियल सिक्योरिटी भी आती है, आपकी इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंस भी आती है, और आपकी रीजनल इन्फ्लुएंस भी आती है। तो हर तरीके से इंडिया और बांग्लादेश आर कनेक्टेड। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने प्रपोज किया कि जो सेक्युलर शब्द है वो हटा देना चाहिए बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप कहेंगे सर, अगर हम सर्च करते हैं तो पता लगता है हाँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है जैसे कि पाकिस्तान है। अब मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं जिससे मैं फर्दर एक चीज पर आपकी नजर लाना चाहूंगा जो हमेशा हम ओमिट कर देते हैं। जैसे ही मैं वर्ड सेक्युलर यूज करता हूं तो अमूमन हमारे दिमाग में ये एक इमेज आती है, ऐसा देश जो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखता, उसी को हम सेक्युलर कहेंगे। लेकिन बताना चाहूंगा कि सेक्युलरिज्म की कई सारी परिभाषाएं हैं। वो वेस्ट की परिभाषा एक जो कहती है क्या, क्लियर सेपरेशन होना चाहिए धर्म में और स्टेट में, रिलीजन और स्टेट क्लियर सेपरेशन। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा स्टेट का, और स्टेट ना दखल करेगी और ना रिलीजन दखल करेगा स्टेट के अफेयर्स में। वो उनका मॉडल है। इंडिया का मॉडल अलग है। पाकिस्तान तो है ही नहीं सेक्युलर, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। बांग्लादेश पर ऐसे डिमांड उठी थी 1977 से 81 के पीरियड में, जब जियाउर रहमान आए थे, जनरल जियाउर रहमान। उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान का एसेसिनेशन हो चुका था, तब भी आवाजें उठी थी। लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने अपने कैरेक्टर को खोया नहीं, बांग्लादेश सेक्युलर रहा, लेकिन दबावपूर्ण तरीके से। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, मैं सेंसस 2022 का डेटा आपको शो करूंगा, ट्रेंड पूरा का पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मुस्लिम एंड अदर हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज पॉपुलेशन में क्या चेंज आया, और कैसे वो बांग्लादेश की सोसाइटी और पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल सुनिए आप। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश अभी सेक्युलर है, कंट्री सेक्युलर ऑफिशियली, राइट। यानी कि उनका मानना है कि यहां पर सभी धर्म बराबरी से अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश अपने ऑफिशियली रिलीजन अपना इस्लाम को मानता है। आप कहेंगे भाई ये कैसा सेक्युलरिज्म हुआ, यही तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में ये चीज अलग है, यानी कि नाम में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है कि भाई हमारा रिलीजन इस्लाम है। लेकिन फिर कहते हैं कि भाई तुम तो हो नहीं सेक्युलर। तो कहते हैं नहीं नहीं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हम विशेष प्रोटेक्शंस भी देते हैं और सबको राइट्स भी देते हैं कि भाई आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हो। अब ये जो बचा कुचा सेक्युलरिज्म बांग्लादेश का रह गया है, इसको हटाने की बात चल रही है कि भाई इसको भी हटा दो। अब मुद्दा है कि अगर अटॉर्नी जनरल किसी देश का ये मांग कर रहा है तो ये व्यक्ति की मांग नहीं है, ये सरकार की मांग है। और इस समय पर सरकार किसकी है? मिस्टर यूनुस की है। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, नोबेल लॉरेट रहे हैं। लेकिन क्या ये उनके व्यूज हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्शन में तो कुछ और है। अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का। जैसे इंडिया में कभी आपने नहीं सुना होगा कि अटॉर्नी जनरल मांग कर रहे हैं कि भाई सेक्युलर वर्ड हटा दो, या फिर एक ऑफिशियल रिलीजन को स्टेट का रिलीजन बना दो। ऐसा इंडिया में कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी मैं आगे इन दोनों के डायनेमिक्स पर भी जाऊंगा। आइडेंटिटी ऑफ बांग्लादेश जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना ने क्या कहा, अरे इस्लाम के आधार पर एक अलग से देश बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एसेंशियलिस्ट आर्ग्यूमेंट। यानी कि जब भी रिलीजन और पॉलिटिक्स के मेल की बात होती है तो ऐसे में एक एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जी एसेंशियल है, ये तो हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग हैं, और बिल्कुल अलग हैं तो साथ रह ही नहीं सकते।
तो मुस्लिम्स को तो अलग देश चाहिए ही चाहिए, तभी स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस आएगी। तो इस बिना पर, इस आइडिया पर, इस आइडेंटिटी पर जिन्ना मांग कर रहे थे पाकिस्तान की। चलो भाई, तथास्तु, बन गया पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? वहां बलूचिस्तान कह रहा है कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, खैबर पख्तूनवा रीजन कह रहा है हमारा शोषण हो रहा है, शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट अलग से। तो यानी कि अगर आप एक धर्म के आधार पर बांटेंगे तो बंटने के कारण तो और भी बनने को तैयार हैं। यहां पर सिंध और पंजाब जो पाकिस्तान का रीजन है, उसी के पॉलिटिशियंस, उसी के ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी, आईएसआई। तो ऐसा लगता था कि भाई अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो चला कौन रहा है? चला रहा है पंजाब और सिंध, मेजरली पंजाब के लीडर्स और पंजाब के ही आर्मी ऑफिसर्स। इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान ने, जिनकी पार्टी अवामी लीग है, ईस्ट पाकिस्तान से हटाकर वो लड़ाई लड़ी, मुक्ति बाहिनी के थ्रू भारत ने समर्थन दिया और बांग्लादेश बना। तो यानी कि बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान का जो आधार था बनने का, उसका बिल्कुल अपोजिट आइडिया था। और आज जो बांग्लादेश में कुछ रेडिकल फोर्सेस रिवाइव हो रही हैं, जो 1971 में पाकिस्तान की फोर्सेस को सपोर्ट कर रही थी, रिवाइवल हो रहा है। तो अब जरा उसके कनेक्शन को भी समझना है। तो पॉपुलेशन की जरा प्रोफाइल देख लीजिए। 1951 76.9% मुस्लिम्स एंड 22% हिंदूज, और उसके बाद 2022 91.4% मुस्लिम्स एंड 7.95% हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज। तो कहने का मतलब है कि प्रोफाइल में देखें तो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है बांग्लादेश, ये तो हमें पता ही है। ये कह रहे थे जी साथ रह ही नहीं सकते अलग से, तो इनका आइडिया तो डिफीट हो गया था, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को और बांग्लादेश की, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसकी जनता को समझ में आ गया था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक रहे तो कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को वो दर्जा नहीं मिल पाएगा जो दर्जा उनके लोगों को मिलना चाहिए। उनको तो सेकंड ग्रेड ही ट्रीट कर रहे थे। भाई सेकंड ग्रेड कैसे ट्रीट हो जाएंगे? तो ऐसे में जो नेशन की आइडेंटिटी है, देखिए हर एक राष्ट्र की एक पहचान होती है जिसमें वो प्राउड करते हैं, राइट? तो ऐसे में इन्होंने किस पर प्राउड किया? इन्होंने कहा हमारी जो एथनिसिटी है वो बंगाली है, तो इसी वजह से नाम पड़ा बांग्लादेश। और यहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो क्रिएशन था ना, वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये एसेंशियलिस्ट आर्गुमेंट नहीं था। ये नहीं था कि जी हम तो बिल्कुल, अगर मुस्लिम्स हैं तो सब एक रहेंगे, एक होंगे तो बस फिर पीस एंड प्रोस्पेरिटी हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो इसी वजह से इन्होंने समझा कि यार, यानी कि जिन्ना और ऐसे जो अदर एलीट थे, उन्होंने जो ये इस्लाम का बिलीफ है, इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया, जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे बात कही थी। यानी कि जो बिलीफ है, जो विश्वास है, तो विश्वास एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो विश्वास करने वाला समझ नहीं पाता। जब हालात बिगड़ जाते हैं, कितना समय निकल जाता, तब जाकर समझ में आता, ओहो हो, ये ऐसा था क्या। तो ये यहां पर ईस्टर्न पाकिस्तान, जहां पर बांग्लादेश बना, इनको समझ में आ गया था 1970s में, स्पेशली 1971 में फाइनली फिर अलग हो गया। तो ऐसे में शुरुआत में इस्लाम, फेथ एंड कल्चर में ठीक है, बांग्लादेश में मेजॉरिटी मैंने दिखाया मुस्लिम्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारी पहचान क्या होगी? बंगाली होगी। अब इस्लामिक रिवाइवलिज्म हो कैसे रहा था बांग्लादेश में? देखिए, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं, जब ये पूरा का पूरा इंडिया ही है, राइट, ब्रिटिशर्स हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे में एक वर्ड आता है कल्चरल नेशनलिज्म। जहां पर आज आप बंगाल देख रहे हैं, जब एक बंगाल था तो उस समय पर अरबिंदो घोष का आइडिया था कल्चरल नेशनलिज्म का। उनका कहना था कि देखो, भारत का जो कल्चर है उसमें एक सिनोनिमिटी है, मतलब उसमें एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट आइडियाज का, आइडियल्स का, और हमारा कल्चर ये वेस्ट से बिल्कुल अलग है। तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को आप वेस्ट के फॉर्मूला, वेस्ट के कॉन्सेप्ट से समझ नहीं सकते। तो जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं ना, जो कह रहे थे अरे यहां पर तो नेशन बन ही नहीं सकता, ये तो सब अलग अलग हैं, इस आइडिया को नेगेट किया उन्होंने कहा कि देखो, हमारे यहां पर अगर मुस्लिम फेथ को ही फॉलो करने वाले लोग हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ है, राइट? लेकिन ये बात मिडिल ईस्टर्न पावर्स जैसे कि सऊदी अरब, भाई उसके लिए तो नुकसान थी। अगर सऊदी अरब को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर रहना है तो ऐसे में उसको कुछ ऐसे आइडियल्स को प्रमोट करना पड़ेगा जिससे कि इस इलाके के, साउथ एशिया के जो मुस्लिम्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान भी है, इंडिया भी, और फिर आपका बांग्लादेश भी है और अदर देश भी, उसमें उनका डीप कनेक्शन किससे हो? सऊदी अरब से। भाई तभी तो लीडर बनेगा। अब सऊदी अरब के पास वो एडवांटेज है, मक्का मदीना मोस्ट पायस होली प्लेसेस इस्लाम धर्म के वहां पर हैं, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। फिर मैं दोबारा बताता हूं, बिलीफ इंस्ट्रूमेंट की तरह भी है। तो ऐसे में कुछ ऐसे आइडियाज को प्रमोट करो जो आइडियाज कहें कि तुम अलग हो, तुम वहां मिक्स मत हो,
यानी कि तुम्हारी जो बंगाली एथनिसिटी है, जो इंडियन एथनिसिटी है, क्योंकि पहले ही एक था, तो वो नहीं है तुम्हारी असली पहचान। तुम्हारी असली पहचान है कोर बिलीव्स, जो वहाबिज्म, सलाफी स्कूल, जिसकी फंडिंग सऊदी अरब, सम टाइम बैक टर्की, वो भी करते थे, क्योंकि कंपीट करते हैं ना हमेशा से कि भाई हमें मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है, जिससे कि वहां के लोग जो नेशनल टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके राष्ट्र की ये टेरिटरी है और आपका कमिटमेंट आपके राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, जिससे कि उन आइडियाज को एक्चुअली कमजोर किया जा सके और प्रमोट किया जा सके इन आइडियाज को, कि भाई देखो रिलीजन के प्रति कमिटमेंट कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रिलीजन के प्रति कमिटमेंट में आप सेग्रीगेशन कर रहे हो, कल्चर को चेंज कर रहे हो, राइट? वो उसका नुकसान हो सकता है। जैसे कि कहा गया कि भाई कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको गिव अप करना चाहिए, नहीं तो प्योरिटी ऑफ इस्लाम नहीं होगी। ऐसे ही देखिए 5 मई 2013 ये हिफाजत इस्लाम करके एक मूवमेंट स्टार्ट हुई यहां पर बांग्लादेश में। अब ये कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी यानी कि मीडिया, एनजीओज, राइट, और ये अदर जो ग्रुप्स हैं, ये एसोसिएशंस हैं, ये मिलकर अंडरकरंट तैयार करते हैं किसी भी सोसाइटी का, और जो पॉलिटिक्स है ना वो एक्चुअली इन अंडरकरंट का रेस्पॉन्स होती है। मतलब देखिए अभी जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो बांग्लादेश में 5 टर्म शेख हसीना रही, इस बार भी वो चुनाव जीती थी, लेकिन प्रोजेक्शन था कि भाई तुम ऑथोरिटेरियनिज्म करते हो, करप्शन करते हो। हालांकि क्रेडिट भी दिया जाता था शेख हसीना को, आपने बांग्लादेश को साउथ एशिया का इकोनॉमिक मिरेकल बना दिया। यह भी कहा जाता था कि देखो कहां पाकिस्तान वो धर्म में जूझ रहा, रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता रहा वहां की सरकार, और देखो हश्र क्या हुआ, वो जियोपॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देता रहा बिफोर जियो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर बांग्लादेश ने जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस किया, और इस वजह से बांग्लादेश अपने डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ में इंप्रूव कर रहा था। जबकि मतलब अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मतलब अमंग द मोस्ट डेंस कंट्री है बांग्लादेश। लेकिन फिर भी अब देखिए जो इन्होंने हिफाजत इस्लाम मूवमेंट चलाई, और उसके बाद ये डिमांड देखिए क्या है। ये जब डिमांड उठी तो लगभग कहा जा रहा है कि 5 लाख के आसपास लोगों का समूह डिमांड कर रहा है एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह, ये प्रियम्बल में मेंशन कर दिया जाए। अब इससे जो माइनॉरिटी सेक्शन थे उनका कहना था यार हाँ, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के समय पर वादा किया गया था कि बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है, ये बांग्ला का देश है, किसी एक धर्म का नहीं। हमें चाहे वो अगर वहां पर बांग्लादेश में जो आपके हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में कल्चरल कॉमननेस आपको ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू से हिंदूज ऑफ बांग्लादेश एंड हिंदूज ऑफ सम अदर एरिया। तो क्यों? क्योंकि भाषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल। तो कहा यार इस बेसिस पे सेकुलर होना चाहिए। नाउ उसके बाद 2015 में फिर वो ट्रेंड जो मैं कहता हूं ना कि सिविल सोसाइटी अंडर करंट तैयार करती है, फिर वो मीडिया में आने लगते हैं, फिर लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बदलने लगता है। तो उसके बाद फिर अटैक्स होते हैं माइनॉरिटीज पर, मंदिर भी हैं, मतलब क्रिश्चियन सेमिनरीज भी हैं। अब जो शिया सुन्नी का जो अगर क्वारल की बात करें तो वो ना के बराबर था। अब बांग्लादेश को यह भी देखना चाहिए कि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ये तो वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में हजारा शियाज क्वेटा में अटैक हो रहे हैं, फिर वहीं पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है इन रेडिकल ग्रुप्स की, और वो उन्हीं की आर्मी के खिलाफ लड़ रही है। आपको याद होगा एक ऐसा अटैक पाकिस्तान में जिसमें 123 प्लस बच्चे मारे गए। तो ऐसा अटैक फिर होता है। अब पाकिस्तान की आर्मी नहीं संभाल पा रही ऐसे कई ग्रुप्स को, जिसमें से एक टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश को रीलुक करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी। अब ये टर्मोइल था कंट्री में शेख हसीना के बाद, मैंने बताया, जिसमें बच्चे सड़कों पर आ गए। 200 प्लस बच्चे जो हैं और जो बाईस्टैंडर्स थे दे वर अटैक्ड इन जुलाई, और जुलाई मैसेकर उसको कहा जाता है। कहा गया कि शेख हसीना की सरकार ने ज्यादती की है। खैर उनको हटाया गया। इसके बाद ये मोहम्मद यूनुस आए। अब इनके सामने क्या चैलेंज है? सबसे पहले 3 प्रोमिनेंट चैलेंज हैं। अब देखना ये उसको टैकल कैसे करेंगे। पहला, अब ये जो यूथ था ये परेशान इकोनॉमिक टर्मोइल से भी था। ये भी कहा जाता है कि 2020 के बाद से, जब से कोविड आया था, उसके बाद जो एक्सपोर्ट लेड स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में जो इकोनॉमी है इनकी, उस पर सीवियर डेंट लगा था। अब ये भी सीखने वाली बात है कि अगर एक सेक्टर आपका बहुत अच्छा कर रहा हो, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, अब यूरोप की कितनी भी महंगी आपकी टेक्सटाइल की कंपनी है, ब्रांड्स हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में करा रही थी। अगर कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, यू शुड नॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन इट। यू शुड बी रेडी विद अ प्लान
एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स फॉर द वर्स्ट टाइम पॉसिबल। श्रीलंका की इकोनॉमी के साथ भी यही हुआ। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर आप इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स आर इंटरकनेक्टेड। जैसे ही लोगों के लाइफ मतलब लाइवलीहुड पे इशू आएगा तो पीपल विल गेट इजीली बी मोबिलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बिलीफ, क्योंकि हर किसी को मजबूती चाहिए, कोई कारण चाहिए। अगर घर में रोटी के मतलब इशू पड़ रहा है तो ऐसे में दे गेट मोबिलाइज्ड बाय दीज आइडियाज। उनको लगता है कि इससे सोल्यूशन होगा, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसी वजह से अब इन्होंने इस पर डिपेंडेंस ज्यादा रखी, टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट पर। अब उस पर कोविड के बाद मतलब एक तरीके से इकोनॉमी रुक गई थी, इतने लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन क्या बांग्लादेश की सरकार के पास कैपेसिटी थी कि वो इनके लाइवलीहुड को टेक केयर कर सकती है? नहीं। और इतनी जल्दी आप अपने सेक्टर्स को भी चेंज नहीं कर सकते, कोई मतलब इतना ट्रांजिशन नहीं ला सकते, जैसे श्रीलंका ने भी गलती की थी, टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी। नाउ अब इनके सामने एक तो ये वाला हो गया इकोनॉमिक रिवाइवल। लॉ एंड ऑर्डर, अब 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस दौरान जो ये अभी क्लैशेस चल रहे थे इसमें उन किसी को जेल में डाल दिया गया, केसेस चल रहे हैं, तो वो भी है। और कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी लाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तो इंटरिम गवर्नमेंट है। लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या बिना आर्मी के सपोर्ट के ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। और अगर आर्मी के बिना नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आर्मी इस अंतरिम सरकार का मतलब होता है छोटे समय की सरकार, इसके हिसाब से चलती रहेगी? तो इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। वैसे भी विश कि जो बांग्लादेश की आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी ना बने, क्योंकि पाकिस्तानी की आर्मी बनकर पाकिस्तान का क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जनता द्वारा चुनी गई सरकार अगर अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो नहीं कर पाती, अगर करने की कोशिश करती है सरकार गिरा दी जाती है। तो बांग्लादेश में ऐसे हालात ना बने, इसके लिए जरूरी है कि वहां पर लोकतंत्र की जीत हो, डेमोक्रेसी की जीत हो, जिस आइडियल के लिए बांग्लादेश बना था। अब ये देखिए ये इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन एटसेट्रा, डिटेंशन, यही बातें आपको बता रहा था। अब रेडिकलिज्म जो है बांग्लादेश में, इनके ही ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि राजकर्स, दे वर एक्चुअली एक्टिंग अगेंस्ट बांग्लादेशी पीपल। इसी वजह से जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाया गया, कितने केसेस चलाए गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका रिवाइवल हो रहा है। अब इनका रिवाइवल स्पेशली कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ी जनसंख्या, स्पेशली कॉक्स बाजार वाले एरिया में रोहिंग्या मुस्लिम्स की भी है, जिनका प्रोसिक्यूशन आपके रखाइन स्टेट जो है म्यांमार की, वहां पर देखा गया। तो अगर वहां से एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इस तरफ आ रही है और जमाते इस्लामी मान लीजिए आईसिस, अलकायदा या अदर ग्रुप से फंडिंग लेती है, जिसके आरोप इन पर ऑलरेडी लग रहे हैं कि आप इनको ट्रेन करो, क्यों? क्योंकि जो हालात जिनके खराब हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स के, तो भाई उसमें रेडिकलाइजेशन करना और आसान है कि नहीं है? उसमें से टेरर आउटफिट्स के लिए लोग तैयार करना आसान है कि नहीं है? अगर वो ये जमाते इस्लामी कर जाए और इसमें एक्शन ना ले बांग्लादेश की सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार पहले ऐसे ग्रुप्स पर एक्शन ले रही थी, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी है। क्योंकि इंडिया के बराबर में अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, राइट। ये देखिए कुछ ग्रुप्स हैं, आईएस, अलकायदा, हिजबुत तहरीर, जमुत मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार बांग्ला टीम। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब यहाँ पर अभी एक्टिव हो गए हैं और जो इम्पोवरिश्ड लोग हैं उनको अपना ये शिकार बनाएंगे। अब इनका तरीका नया हो गया है क्योंकि 1970s 80s वाला तरीका नहीं है। अब ये इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पहले पुअर लोगों को अपनाते थे, अपने साथ लाते थे, लेकिन अभी ये जो एजुकेटेड यूथ है उसको भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया पर क्या इंपैक्ट है? देखिए, एक तो हमारा बॉर्डर सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं भाई शेयर्ड फ्यूचर है, पीस एंड प्रोग्रेस हो बांग्लादेश में भी, राइट। लेकिन स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, जैसे आपका कश्मीर वाला इशू है। अब ये जो जमाते इस्लामी जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो आउटफिट्स हैं और जो इनके सपोर्ट में चल रही टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सब कश्मीर वाले मुद्दे पर अगेंस्ट हैं। और ऐसे में अगर ये रिक्रूट कर रहे हैं वहां से लोगों को और इनको फंडिंग मिलती है और ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस एज वेल। जैसे ये जेबीएम जो ग्रुप है, इसका लिंक तालिबान से बताया जाता है। अब तालिबान 2.0 आ चुका है ऑलरेडी अफगानिस्तान में, तो वहां से भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। रोहिंग्या वाला इशू आपको बताया। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा आपका बांग्लादेश, और यहां पर जो ये आसाम वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट पर विशेष फोकस चाइना का रहता है, राइट। इसी वजह से हम चला रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एंकर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट को इतना डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि यहां पर जो इंसर्जेंसी
जो करते हैं कुछ ग्रुप्स, वो कम हो जाएं। क्योंकि भाई अगर लोगों के पास रोजगार होगा, ठीक है, और यहाँ से ये ट्राइलेटरल हाईवे हम बना रहे हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोलकाता से यहाँ पर सितवे पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं म्यांमार के, फिर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया इज डूइंग अ लॉट इन दिस एरिया। अगर हम पिछले 15 साल की बात कर लें, ठीक है, 15 साल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इनिशिएशन हो गया था, फिर 2014 से अब उस पर काम भी हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये किसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है? ये उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है जो भारत की इस ताकत को नहीं देखना चाहते। यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर कुछ वो रेडिकल आउटफिट्स हैं जिस पर शेख हसीना के दौरान एक्शंस हो रहे थे। एक और देखिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ऑलरेडी में पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो डिलेमा है। अब उसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर हम बांग्लादेश से यहाँ से सिविल, मतलब जो हमारी सिविक सप्लाईज हैं, मिलिट्री सप्लाईज हैं, आसानी से हमें ट्रांजिट मिल जाता है कि हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचा सकते हैं, तो यानी कि फिर हमारी जो डिपेंडेंस है इस एरिया की वो कम होगी कि नहीं होगी? तो फिर ये इतना बड़ा डिलेमा नहीं रहेगा। चिकन नेक इस वजह से कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये डैगर की तरह है और चाइना इसका इस्तेमाल कर लेगा। तो आपको नहीं लगता कि हमारे इस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखने के लिए भी बांग्लादेश में ऐसी सरकार का होना जो अपने लिए तरक्की भी करे और इंडिया के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखे, ये जरूरी है। जमाते इस्लामी के जो लीडर हैं, अभी कुछ टाइम पहले ये चाइना के एम्बेसडर से मिले, और एक्चुअली चाइना के एम्बेसडर जमाते इस्लामी, अब जमाते इस्लामी की सरकार थोड़ी ना है वहां पर, लेकिन जमाते इस्लामी के जो ऑफिशियल इनका ऑफिस है, मतलब ढाका में, वहां पर जा रहे हैं। और ये वही आउटफिट है जिसको कहा जाता है टेररिस्ट आउटफिट है, जिसके खिलाफ थी सरकार, और एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है बांग्लादेश में। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है चाइना की क्लोजनेस विद जमात इस्लामी, which has been actually infamous for taking stand against India। अब वो ये कह रहा है कि देखो, हम इंडिया के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, सबके साथ हम रिश्ते बैलेंस करें। अरे बैलेंस करने को कौन मना कर रहा है? हर एक नेशन का पूरा राइट होता है, सॉवरेनिटी है भाई आपकी, आप जिसके साथ रिश्ते करें बेटर करें। लेकिन जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इंडिया से आप कनेक्टेड हैं, तो इंडिया के अगेंस्ट अगर आप चाइना के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो कैसे फिर बांग्लादेश के इंटरेस्ट में हो सकती है? ये बांग्लादेश देश को भी सोचना होगा। चाइना ये भी देखता है ना कि यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक का, ये बांग्लादेश का है। तो अगर यहां पर भी एक्सेस मिल जाता है चाइना को, म्यांमार में तो क्यूपिक पर उन्होंने ले ही लिया है, तो वो इंडिया के और करीब आ जाएगा। और ऐसे में चाइना को फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप हैं तो मुस्लिम कॉज पर बात करनी होगी तो चाइना यहां पर सपोर्ट करेगा, जबकि चाइना अपने ही घर में उइगुर मुस्लिम्स का पॉपुलेशन का प्रोसिक्यूशन कर रहा हो तो कोई मतलब नहीं। और जमाते इस्लामी लाख वो कहे कि हम इस्लाम के फॉलोअर्स के सपोर्ट में हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे चाइनीज एम्बेसडर को, अरे आपके यहाँ जो उइगुर मुस्लिम्स हैं वहां पर भी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनके राइट्स की बात करनी चाहिए, वो बात नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि रिलीजन ठीक है, मतलब एक बिलीफ सिस्टम है, जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि यहां पर जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, वो सुपरसीड कर जाए हर एक इंटरेस्ट को। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट अगर सुपरसीड करता, सबसे ऊपर होता हर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर वो क्या उस वाले इंटरेस्ट की बात ना करते जब चाइना से बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना बुरा मान जाएगा, और चाइना बुरा मान जाएगा तो चाइना से जो पैसा आपको आ रहा है जमाते इस्लामी, वो कहां से आएगा? और अगर वो नहीं आया तो फिर आप लोगों को प्रोटेस्ट कैसे कराएंगे, थ्रेटन कैसे करेंगे चीजों को? नाउ अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इसका इंपैक्ट इंडिया के कंसर्न्स, राइट? जैसे आपका जो हमारा जो कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना इज एक्चुअली कनेक्टिंग इट एज अ कंसर्न, क्योंकि चाइना चाहता है कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में यूनिपोलैरिटी आए चाइना के लीडरशिप में, जबकि इंडिया इसके अगेंस्ट है। तो यहां पर बांग्लादेश को वो हो सकता है एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। तो ऐसे में बांग्लादेश की फोर्सेस को भी समझना चाहिए दैट इंडिया इज इन देयर इंटरेस्ट एंड दैट्स हाउ दे नीड टू बैलेंस। एनीथिंग दैट दे डू विच इज एडवर्स टू इंडियाज इंटरेस्ट वोंट लीड टू लॉन्ग टर्म यू कैन से रिलेशंस। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे ही मोहम्मद यूनुस सरकार बनाते हैं, अंतरिम सरकार बनाते हैं, पहला कौन सा देश था जिसने कॉन्ग्रेचुलेट किया था? इंडिया ने ही किया था। पीएम मोदी जी ने उन्हें बधाई दी थी कि भाई आपकी अंतरिम सरकार बनी है, हम आपके साथ, बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते तो रहते ही हैं,
लेकिन साथ में ये भी कहा था कि हम ये भी विश करते हैं कि आपके यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जिनके कुछ कंसर्न्स हमें न्यूज़ में आ रहे हैं, आप उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पावर चेंज होती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, देश वहीं के वहीं रहते हैं, और देश को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की सोचनी चाहिए। तो इसी तरीके से एंटी इंडिया, यही बातें मैंने आपको बताई, यही हमारा कंक्लूजन है कि जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है बांग्लादेश का वो स्ट्रांग रहे, और जो इनकी सिविल सोसाइटीज़ हैं, मीडिया है, उसको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बांग्लादेश के यूथ ने ये दिखाया है कि अगर ऑथोरिटेरियनिज्म के आरोप लगते हैं, करप्शन होता है, अकाउंटेबिलिटी कम होती है, शायद शेख हसीना की सरकार यूथ से उतना नहीं कनेक्ट कर पाई। उस समय पर कहा गया कि हेलमेट बाहिनी का इस्तेमाल किया गया। आप कहोगे हेलमेट बाहिनी क्या है? मुक्ति बाहिनी तो सुना है। मुक्ति बाहिनी 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन में यूज की गई, और हेलमेट बाहिनी कहा जा रहा है कि अवामी लीग की जो यूथ विंग है उसने पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर प्रोटेस्टर्स पे अटैक किया। तो यानी कि एक गैप आ गया शेख हसीना में, और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, इस प्रोटेस्टर्स में कुछ वो रेडिकल एलिमेंट्स भी हैं, उनको मौका मिल गया, किसी को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया कि चलो भाई अगेंस्ट माइनॉरिटी हम अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि हम इंडिया के केस में भी कहते हैं कि अगर कुछ को जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं आपके देश के, वो आपके देश को नहीं बदल सकते, वो फ्रिंज एलिमेंट ही रहेंगे, राइट? वो संख्या में कम है जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये किसको दिखाना पड़ेगा? ये तो खुद बांग्लादेश को दिखाना पड़ेगा ना। They need to be critical about these radical elements. Then only Bangladesh can actually say, yes, they are the distinct identity which was created in 1971. They are not going to be in the condition which Pakistan is going through. I think ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, और अगर बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो यू कैन मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। और यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर बांग्लादेश आफ्टर रीसेंट पॉलिटिकल डिबैकल, हाउ आर इंडियाज इंटरेस्ट्स अलाइंड। तो इसमें इंडिया के सिक्योरिटी इशूज़ भी आ जाएंगे, इंडिया के ट्रेड इशूज़ भी आ जाएंगे, इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है प्लस चिकन नेक कॉरिडोर कंसर्न है, वो सब कुछ आ जाएगा इस आंसर में।